हेलो एंड वेलकम टू द ओपन फॉर्मेट। इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। लेट मी स्टार्ट दिस एपिसोड विद अ क्वेश्चन। क्या ये ठीक है कि किसी एक रूलर को, किसी राजा को बेस्ड ऑन वन डिसीजन और टू डिसीजन, सिर्फ एक या दो जो उनके फैसले रहे उस पे कहा जाए कि ये सनकी है, या ये जो है एक्सेंट्रिक है, या उसको नाम दे दिया जाए तुगलकी फरमान? यू गेस्ड इट राइट। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जिनका राज, या कह सकते हैं कि जिस तुगलक कुनबे का राज जो है दिल्ली सल्तनत में रहा इन मिड 14th सेंचुरी, तकरीबन 1325 से लेके 1351 तक। फॉर अबाउट 26 years मोहम्मद बिन तुगलक रूल दिल्ली अंडर द बैनर ऑफ दिल्ली सल्तनत. Well, before we proceed with this episode, let me once again request my subscribers to please spread a word about the open format for being one-stop destination to know all about the history of Indian subcontinent. And for others who are watching this channel, this video, please subscribe this channel. और मुझे बताइए कि और क्या देखना चाहेंगे the open format में one-stop destination to know all about the history of Indian subcontinent. तो चलिए साहब स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की स्टोरी से। मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्याथुद्दीन तुगलक भी उनको कहा जाता है, और जिनका एक रेगनल नेम यानी कि जो उनका जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो है गाजी मलिक। नाउ खलजी जो डायनेस्टी है, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का जो कुनबा है दिल्ली सल्तनत का, उसके खत्म होने के बाद जो है गाजी मलिक ग्यासुद्दीन तुगलक, उन्होंने यहां पर राज संभाला। वो कहते हैं कि जो खलजी जो रूल रहा उसमें वो उनके सेनापति थे। Although we don't know much about Ghiyasuddin Tughlaq, but court documents and the chronicles and the writers, because वो ऐसा टाइम था when a lot of writers from Persia, from Arab countries, from Morocco, they were coming here. They were writing about who is ruling and what is the rule, how the cities were, क्या यहाँ पे एक्टिविटीज हुआ करती थी, किस तरह की इकोनॉमी थी, कौन लोग थे. So we have quite a bit of information about historical information about those times penned by those chroniclers. लिखित वो सब इंफॉर्मेशन है. आप अगर प्राइमरी सोर्सेज की बात करें इस पूरे के पूरे उस टाइम की हिस्ट्री की, सब लिखित है. कुछ कंजेक्चर्स भी हैं बट काफी कुछ चीजें उसमें लिखी गई है. सो दे आर वेरीफाइड फैक्ट्स जो बताए जाते हैं. लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ एग्जैजरेशन भी हैं, और इसमें एक एग्जैजरेशन जो हमें बार बार देखने को मिलती है, वो कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ही वाज एक्सट्रीमली एक्सेंट्रिक, बहुत सन की किस्म का आदमी था. इस एपिसोड में मैं बताने जा रहा हूं मोहम्मद बिन तुगलक की स्टोरी. यू हैव टू डिसाइड वेदर ही वाज ट्रूली एन एक्सेंट्रिक, क्या वो वाकई में सन की थे, और ही वाज ड्रिवन बाय द रियलिटीज ऑफ हिज टाइम्स, व्हिच एवरी रूलर इज इवेंचुअली. तो ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के फादर जो हैं, उनके बारे में कहा जाता है, जो क्रॉनिकलर्स ने कहा है कि he is basically given to the pastoral, very basic sort of a lifestyle, very rudimentary sort of a lifestyle. He is referred to as Amara Mard in couple of passages. So one could guess that he didn't come from any sophisticated or any regal background. मेहरौली जो उस समय की राजधानी हुआ करती थी, जो तकरीबन कुतुबुद्दीन ऐबक के एस्टैब्लिशमेंट के बाद दिल्ली सल्तनत जो बनी, और उसके बाद जो कुतुब मेहरौली एरिया है, जिसको कई दस्तावेज में शहर बुजुर्ग भी कहा गया है, वहां से कुछ शहर वहां से रूल हुआ करता था. हालांकि जो उसके बाद दो और कैपिटल्स बनी दिल्ली सल्तनत में, एक थी किलोखरी में, जो महारानी बाग के पास आज एक छोटा सा गांव है. So there used to be once upon a time in 12th century and 13th century a small palace over there. Then अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सीरी, जो सीरी फोर्ट है दिल्ली का, वहां पे एक महल बना. उसके आसपास काफी इंस्टॉलेशंस हैं which talks about those times as to how the life would have been. काफी एक सिटाडेल था, मार्केट्स थी, एक कम्युनिटी सेंटर्स भी हुआ करते थे, सराय which were an extremely important
कल्चरल स्टैंड पॉइंट ऑफ दोस टाइम्स वो वहां पे बनाए गए थे उसके इर्द गिर्द। उसके बाद हम देखते हैं कि तुगलकाबाद, जो तुगलकाबाद फोर्ट है, तुगलकाबाद एरिया में ही दिल्ली के, वो बना। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद अपना राज संभाला, आफ्टर डिमाइस ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक फाइनली टेक्स ओवर द रीन। ही बिल्ड्स अनदर फोर्ट अक्रॉस द रोड, जहां पे आज तुगलकाबाद फोर्ट है, इट्स कॉल्ड आदिलाबाद। और उसके ही बगल में एक मोज़ोलियम है जहां पे 3 कब्रें हैं गयासुद्दीन तुगलक, उनकी पत्नी की, और साथ में मोहम्मद बिन तुगलक को भी इवेंचुअली वहीं दफनाया गया था। सो दैट मोज़ोलिया हाउसेस 3 cenotaphs, graves of गयासुद्दीन तुगलक, his wife and मोहम्मद बिन तुगलक। वेल, अगर हम बात करें उस टाइम के शहरीकरण की, so we can say Muhammad bin Tughlaq was extremely ambitious in terms of building a new citadel. Basically, he wanted to have a walled city complex of the entire territory. So he started building a new city, or new city sphere for that matter, that was to be referred as Jahanpana. Jahanpana में Adilabad, Tughlakabad, Mehrauli, Siri and parts of Kilokri were to be there. तो जहांपना जब बनना शुरू हुआ, आदिलाबाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया। हालांकि वो रोड के बस उस पार ही था, बट नाम के लिए कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया तुगलकाबाद से आदिलाबाद। As I said, Muhammad bin Tughlaq was extremely ambitious and he also wanted to leave his stamp in the history, और इसीलिए usually referred to as कि he was a great builder as well. आदिलाबाद फोर्ट बनता है, साथ में विजय मंडल, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से रहा है, आज के साउथ दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में you'll find विजय मंडल भी इसको बोलते हैं, nestled in the colonies or the residential area of सर्वप्रिय विहार। वहां पे विजय मंडल है और उसके ऊपर एक 1000 सुतून नाम का पैलेस है। वेल, एज आई सेड, कुछ चीजें लिखित हैं, कुछ चीजें वेरीफाइड हैं और कहीं कहीं एग्जैजरेशन भी है। Now, it is said, it's written over there that that palace, Hazar Sutoon, the reason why it's called Hazar Sutoon was, वहां पे 1000 के आसपास पिलर्स हुआ करते थे। It's anybody's guess कि क्या वहां वाकई में 1000 पिलर्स होते होंगे, but given by, going by the history and going by the evidence on record, we have seen how great builders were the rulers of that time, their ambition, and their vision about their mark in the history was extremely clear. You look at Qutub Minar, you look at Mehrauli complex, you look at Siri Fort, you look at tombs and cenotaphs in horse cars, you look at something as small like Chor Minar. There is a thought process behind it. It's not simply Jacobian कि ठीक है साहब बना दिया है उसको. There is a larger thought process behind it. हो सकता है उस टाइम पे वहां पे जरूर 1000 के आसपास पिलर्स रहे होंगे. We can't discount that possibility. At the same time, वो जो पैलेस था हजार सुतून also doubled up as दरबार ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. तो वहां पे जो है कोर्ट लगा करता था, वहां पे उनकी मिनिस्ट्रीज, उनके ब्यूरोक्रेट्स वहीं बैठते थे, वहीं फैसले हुआ करते थे. और जहां तक की बात कर रहे हैं फैसलों की, आई एम श्योर you'd be waiting for that. दो ऐसे फैसले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के जिस पे हंसी उड़ाई जाती है, जिसकी वजह से, और कोई आर्बिट्रेरी फैसले होते हैं तो उसको तुगलकी फरमान कह दिया जाता है. पहला फैसला था उनका करेंसी को चेंज करने का, गोल्ड से कॉपर और कॉपर से बैक टू गोल्ड. और दूसरा फैसला था कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करना डेक्कन, दौलताबाद में, और वापस 7 साल के बाद दिल्ली आ जाना. आई नो it may sound ridiculous, लेकिन उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या थी मैं ये आपको बता रहा हूं. एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर yourself whether it was really Tughlaqi or stupid of that ruler. जो करेंसी चेंज हुई थी उसके पीछे there was an economic logic, what we get to know from the primary sources, secondary sources, and of course the writing of these travelers. तो उसमें उस टाइम पे जो सोने की सिक्के, जो मुद्रा थी, वो चलन में थी. नाउ every ruler has their own economic policies. जो उनके पहले जो खिलजी क्लान था, they had this economic policy of controlling the prices. They thought
we can control the prices by controlling the currency or the circulation of currency in the metal. He thought कि gold being a precious metal, not everyone should have gold because they can use it for some other purpose as well. तो इसीलिए he thought कि let's not have gold as medium of exchange or bills of exchange in terms of currency. इसको हम दूसरा मेटल में करते हैं जो कि गोल्ड से सस्ता हो, और वहां पे आया कॉपर। तो तांबे के सिक्के बनना शुरू हो गए ना। अब होता क्या है कि हर घर में हम देखते हैं, क्योंकि उस टाइम पे देयर वाज नो इंस्टीट्यूशन लाइक अ रिजर्व बैंक और अ फेडरल बैंक व्हिच कैन कंट्रोल द मनी इन द मार्केट। वहां पर जो रॉयल मिंट थी उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत बाद में आता है, तो वहां पे कह सकते हैं कि देयर वाज एन अनऑफिशियल और इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ रॉयल मिंट जो आपके सिक्के इशू करती थी। साथ में जो पब्लिक थी शायद उनके पास भी इस तरह की आजादी थी या फिर कोई रिटन रूल नहीं था कि कोई सिक्के नहीं बना सकता है। कॉपर आसानी से अवेलेबल था तो घर घर में कॉपर के सिक्के बनना शुरू हो गए। इससे क्या होता है? सीधा इकोनॉमिक फंडामेंटल, मोर करेंसी यू हैव इन द मार्केट, मोर नोट्स, मोर बिल्स ऑफ एक्सचेंज यू हैव इन द मार्केट, उसका जो है वैल्यू खत्म हो जाता है। सो देयर वाज फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी। कहां चले थे? करेंसी से प्राइसेस को कंट्रोल करना, लेकिन प्राइस स्काई रॉकेट हो गए क्योंकि आपके सिक्के कौड़ियों के दाम के हो गए हैं। तो एक चीज जो शायद 10 सिक्कों में आ जाती, 10 तनका में आ जाती कॉपर के, उसका दाम हो गया था अब शायद 1000 तनका, क्योंकि हर किसी के पास बहुत सारे सिक्के थे। तो इसी तरह ट्रेडर्स ने कहा कि इतने सारे सिक्के हैं तो भाई हम 10 में क्यों बेचें, भाई उसको हम बढ़ा देते हैं आगे। तो उसको कर दिया किसी ने 1000 रुपए, 2000 रुपए। आई एम जस्ट साइटिंग एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्ट from the point of view of explaining you the fall in value of the currency. जब करेंसी की वैल्यू ही कुछ नहीं रही तो तुगलक ने कहा यार ये तो गलत हो गया साहब। तो इसमें देन ही कॉल्ड अप हिज कैबिनेट और कहा कि यार इसको आप चेंज करिए और इसको लेट्स शिफ्ट बैक टू द गोल्ड कॉइन। नाउ वी हैव टू इशू द गोल्ड कॉइन इन द मार्केट बाय आवरसेल्व्स। तो जितने भी लोग थे उनसे कहा गया, एक फरमान दिया गया, तुगलक के फरमान दिया गया कि साहब जिनके पास भी कॉपर के सिक्के हैं वो लाके जो रॉयल ट्रेजरी है वहां पे जमा करिए, नहीं तो यू अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो वही हुआ, कॉपर के सिक्के आ गए और इतने सारे कॉपर के सिक्के आ गए थे, कहा गया है कि जो तुगलकाबाद का जो दरवाजा है वो पूरा का पूरा कॉपर के सिक्कों से भर गया था। तो ये एक उनका फैसला था जिसपे काफी हंसी मजाक के साथ कहा जाता है कि तुगलक की फरमान है कि इसको पता ही नहीं था करना क्या है। Second फैसला, now that is important. From strategic point of view, it's important to understand कि जो दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी रही है वो रही है from northwest frontier province, touching Afghanistan area, which was also gateway to Central Asia, and then the northern reaches of Indian subcontinent, western side, eastern borders, and down to little before Deccan, little before जो विंध्यास हैं उनके उनसे पहले का जो एरिया है, उसके बाद डेक्कन स्टार्ट हो जाता है, दक्खन जिसको हम हिंदी पार्लांस में कह सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक was wary of attacks from Mongols which were on the run, which were leading raids. They were just basically Mongols of those times. Unlike the Mughals, Mongols were the raiders. वो कहीं पे रहने के लिए, रूल करने के लिए नहीं आते थे, लूटपाट करके वापस चले जाया करते थे। ऐसे we had lot of other clans like Barlas, we have Mongols, we have Turks, जो यहाँ पे इंडिया में बीच बीच में आते रहे थे। कई बार जो है उनको हराया भी गया, जिसमें से एक इंस्टांस है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चोर मीनार बनाया था वो इसलिए बनाया था कि जब कुतुब खाजा, I mean, he was, a Mongol raider. When his army raided Delhi, they could not scale the walls of Siri Fort. और जो सरेंडर किया उनके सर कलम कर दिए गए थे and they were hung on the चोर मीनार। आज की तारीख में ग्रीन पार्क में it's a protected monument. तो एक जो है मंगोल्स का जो अटैक है उसका डर हमेशा से उस टाइम के जो रूलर्स हैं उनको रहा करता था। तो इसीलिए he thought कि I have to protect my subject, जो मेरे शहर की जो प्रजा है उसकी जो उसको बचाने के लिए it's better if I shift the capital downwards somewhere where they cannot reach, or at least we'll have enough time.
उनकी आर्मी को समय मिल जाएगा टू क्वेल एनी सॉर्ट ऑफ अ अटैक फ्रॉम द फ्रंटियर्स। इसीलिए ही थॉट देयर इज अ राइप एरिया इन दौलताबाद, लेट्स शिफ्ट ओवर देयर। एक बात और है कि काफी आर्डुअस जर्नी थी, कुछ लोग क्योंकि देयर वाज नो प्लेन और एनी not everyone could afford caravans or bullock carts or horses और elephants। उनको अपने कुछ लोग को पैदल चलना पड़ा, तो जो पैदल चल के गए, कहा गया कि 40 दिन लगे थे दिल्ली से उनको दौलताबाद पहुंचने के लिए। इस बीच इब्न बतूता who was an important Moroccan traveler, lot of his passages have formed part of historical treatise, जिससे हमें पता लगता है कि उस टाइम पे किस तरह का राजपाट रहा, क्या क्या इवेंट्स उस टाइम पे हुए। So Ibn Battuta also talks about how some letters were thrown outside Tughlaqabad gates, fort's gate, and these were largely by those bureaucratic clique of Meheroli, those elites of Meheroli, जो चहलगनी जिनको कहा जाता है। So these Chehelganis, I've explained you in my Raza Sultana chapter, ki how they were so important, and they were these Tajik bureaucrats, and they ruled the roost at some point. So they started writing to him and opposing his decisions. So what Muhammad bin Tughlaq does, he kicks them out. He said, okay, just get out of here. And they were amongst the ones who were made to leave the city. ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शहर खाली हो गया था. Largely people were here, but these elites were the ones who were just kicked out. They said कि आप भागे यहाँ से, you're not required anymore. I'll run this country, this kingdom of mine, my own way. Muhammad bin Tughlaq was also very pragmatic ruler, जो लिखा गया है. He gave precedence in his bureaucracy and his cabinet to philosophers, to mathematicians, to astronomers, to somebody who had logic of explaining things, and not just somebody who's there with some sort of a religious authority कि हम साहब यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, and we have this special divine dispensation कि we'll always be in the bureaucracy. Tughlaq didn't ascribe to that sort of practice in his rule. He was very pragmatic that way. So 7 साल के आसपास दौलताबाद में कैपिटल रही, लेकिन बाद में when he thought कि fine, we are safe now and we can go back to Delhi, so he shifted the capital back to Delhi. But shifting doesn't mean कि पूरा का पूरा शहर यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आया. It's just that a team of bureaucrats, of course, some people to populate the city, and the king himself, they crossed over from one city to the other and back to the old city. तो क्या इसके लिए किसी का मजाक बनाया जाएगा? Purely the reason was driven by strategy to safeguard his people, his own subjects and public. So that is for the viewers to decide. कुछ बातें और हैं जो उनके टाइम पे हुई. ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो फ्लरिश्ड बिकॉज जो सिल्क है उसका जो चलन है मार्केट में काफ़ी हुआ था, एंड सिल्क बीइंग अ प्रेशियस फैब्रिक, इट वाज अ वेरी ल्यूक्रेटिव फैब्रिक. तो ये यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ क्योंकि कई ब्रोकेड्स वगैरह और कहीं जो महल वगैरह में जो उस टाइम पे हुआ करते थे, सिल्क वाज यूज्ड एज अ डेकोरेटिव सब्सटेंस एज वेल, बिसाइड्स समथिंग टू बी वॉर्न और अडॉर्न. सेकेंडली, समोसा. हर किसी को समोसा पसंद है, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में. तो समोसा जो है वो हिंदुस्तान में तुगलक के टाइम पे आया. मैं उसके लिए तुगलक को थैंक्स नहीं कर रहा हूं, बट जनरली टेलिंग यू कि किस तरीके से काफी आवागमन था और काफी जो है एक क्वाड्रियल टाइज थी कुछ प्रिंसिपैलिटी से, कुछ किंगडम से सेंट्रल एशिया की, जहां से जो है लोग अपना कल्चर, अपना खान पान यहाँ पे लाए थे. तो समोसा उस टाइम पे आया और समोसा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी था. जो रॉयल क्यूजीन है उसके मेन्यू में samosa used to be there as one of those principal snack, and eventually it became all-time favorite snack of almost all of us who are watching this video. Lastly, very important, Tughlaq's era is also known for his difference of opinion with the spiritual authority of one of the greatest saints of all time, Hazrat Nizamuddin Aulia. हजरत निजामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में डिफरेंसेस थे, और वो डिफरेंसेस कई बार इसका जिक्र हुआ है, which has given Tughlaq a bad name, a sort of a bad name.
बात ये थी कि तुगलकाबाद के पास जब कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो वहां पे मेसन्स, आर्किटेक्ट्स और लेबरर्स लगे हुए थे, और उसी टाइम पे हजरत साहब जो है अपने जो कॉम्प्लेक्स है जहां पे उनकी दरगाह है आज, उसके पास एक हौद बनवा रहे थे. नाउ ही वांटेड मेसन्स एंड आर्किटेक्ट्स एंड लेबरर्स टू वर्क ओवर देयर. इट्स नॉट लाइक कि उस टाइम कोई एजेंसी थी कि आप जो हैं किसी को भी हायर कर लीजिए. दे यूज्ड टू बी अ सिंडिकेट कि कुछ लोग यही काम करेंगे, और उसमें जो है कुछ आर्किटेक्ट्स जो थे वो सारे के सारे लगे हुए थे जो तुगलकाबाद कंस्ट्रक्शन में. ही रिक्वेस्टेड देम, हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब रिक्वेस्टेड देम कि साहब हमारे यहाँ पे हौद बन रही है, तो प्लीज कैन यू जस्ट हेल्प अस आउट ओवर देयर. तुगलक ने कहा कि नहीं, पहले मेरा कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है आपको जो करना है करिए. सो दैट लेड टू आई मीन sort of a strife between these two gentlemen. उसमें जो है some laborers they said कि no, we'll work for हजरत साहब्स जो उनका डिटेल है उसके लिए हम काम करेंगे, and then wherever the hall is being constructed we'll work over there. I mean, a part of laborers and masons will work over there, and part will continue the work in Tughlakabad. Muhammad bin Tughlaq did not like it. So what he does, he says, okay fine, जितने भी मार्केट थी, कहा कि वहां पर जो तेल जा रहा है जिससे दिए जलते थे या मशाले जलती थी, जहां पे रोशनी होती है फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, तेल नहीं जाएगा. सो ही कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑयल टू बी यूज्ड बाय द लेबरर्स, मेसन्स फॉर द स्टेप वेल बीइंग बिल्ट फॉर कमीशन बाय हजरत निजामुद्दीन औलिया. अंधेरा हो गया. अब यहाँ पे जो है हम सुनने को मिलता है कि किस तरीके से हजरत साहब यूज्ड हिज डिवाइन पावर्स एंड ही सिंपली यूज्ड वाटर फॉर लाइटिंग अप द लैम्प्स. वो हुआ. साथ में हजरत निजामुद्दीन औलिया इज आल्सो सेड टू हैव कर्स्ड द एम्परर मोहम्मद बिन तुगलक कि जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तुगलकाबाद में, वहाँ पर कुछ टाइम बाद बहुत जल्दी जो है वहाँ एक सन्नाटा होगा, बियाबान होगा. वहां पे सिर्फ जो है आपके वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर वहां रहेंगे, वहां कोई बसावट नहीं होगी. इवेंचुअली यही हुआ. वेरी सून आफ्टर दैट तुगलकाबाद कॉम्प्लेक्स वाज अबैंडन्ड. उसका रीजन ये भी था कि क्योंकि कैपिटल आदिलाबाद शिफ्ट हो गई और जो है कई बार जो है ट्रांसफर ऑफ सिटीज भी रही, लेकिन तुगलकाबाद फिर से नहीं बस पाया. इवन इफ यू गो देयर टुडे you will find the fort in ruins. लगता है कि जो उसका principal structure है, once that started collapsing, nothing much was done. So clearly, no other emperor, no other ruler who succeeded Tughlaqs, who succeeded Delhi Sultanate, they even bothered to rebuild or renovate Tughlakabad fort. Although जो मजोलिया है वहां पे reconstructions हुई हैं, वहां पे maintenance हुआ है, but not of the fort. Sometimes it's important to understand that these people, they indeed had some divine powers, और उसी के तहत जो है जो उनका कर्ज था वो सही साबित हुआ. लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है. उनके बीच में दो अथॉरिटीज के बीच में, स्टेट अथॉरिटी और स्पिरिचुअल अथॉरिटी के बीच में जो टकराव रहा, दैट रिजल्टेड इन समथिंग आई वुड से an effervescence, a brilliance of Sufi लिटरेरी रिसर्जेंस. बहुत सारे उस टाइम पे सूफी लिटरेचर लिखा गया, क्योंकि शायद वो एक सूफी अथॉरिटी के लिए जरूरी था कि दे आर चैलेंज्ड सो दैट दे कैन कम अप विद देयर ओन थियरीज अबाउट लाइफ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ इट इज बेटर, और हाउ इट इज समथिंग वेयर पीपल विल बेनिफिट. तो हम देखते हैं कि कई इंपॉर्टेंट जो है सूफी लिटरेचर जैसे मलफुजात, फिर खैरुल मजलिस विच इज वर्ड्स ऑफ शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद चिराग दिल्ली जो हैं उनके जो द्वारा बात जो की गई हैं, उसका एक कंपाइलेशन है खैरुल मजलिस में, वो उस टाइम पे लिखा गया. साथ में भी सी दैट जो आपका चिश्ती जो सूफी ऑर्डर है सिर्फ आपका नॉर्थ इंडिया में ही कन्फाइन नहीं रहा, इट ऑल्सो गोज टू डेक्कन, क्योंकि डेक्कन में भी तो जो दिल्ली सल्तनत है वो एक्सपांड हुई थी. सो घेशु दराज and Burhanuddin Garib, they went down to Deccan and started the great Dakhani silsila of Sufi Chishti order. So I mean उस टाइम जो skirmishes थी, जो difference of opinion था, उसका ये result
एज आई सेड एक एफिवेसेंस रहा, एक लिटरेरी वर्क में, एक स्पिरिचुअल वर्क में, और कह सकते हैं कि एक फॉर सोसाइटी एज अ होल वो बहुत ही एक सार्थक कदम साबित हुआ, जिसके बाद वी विल गेट टू सी कि किस तरीके से जो एक डिस्कोर्स रहा सूफीज का वो बढ़ता ही गया, एंड दे केप्ट ऑन गाइडिंग सोसाइटी फॉर बेटर. So that's it about Muhammad bin Tughlaq in this episode. It's for you to decide whether he was really eccentric, sunky, sirfira, एक पागल ruler था, or he was driven by pragmatism of his times and certain decision जिसकी हम आज एक तरह से उसको हम डिसेक्ट करते हैं, उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं. There was a logic behind it, a strong logic behind it. That is for you to decide. Well, thank you for watching this episode. Once again, I would request please like, follow and subscribe the channel. Those who are watching the video, those who haven't done it yet, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर करिए कि यहाँ पे ओपन फॉर्मेट में आप देख सकते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट का इतिहास क्या रहा है. थैंक यू. सी यू वेरी सून विद अ न्यू एपिसोड. गुड बाय.